हम इनकी कहानियों पे नहीं जाने वाले हैं, डायरेक्ट जो है कारण, उपचार, बचाव, इस पे चलने वाले हैं। मधुमेह होने का जो एक्यूप्रेशर में कारण बनता है, क्योंकि कहानी सबको पता है, क्या इसकी परिभाषा है, क्यों होता है, किस तरह से होता है, तो सबको पता है। तो उसको बताने से कोई मतलब नहीं बनता, तो डायरेक्ट हम लोग वहां से चले जहां से हम अपने किस टाइप का शुगर है। एलोपैथ में जो है टाइप 1 टाइप 2 डायबिटीज के बारे में बोलता है। टीसीएम जो है वो 3 तरह के डायबिटीज के बारे में चर्चा करता है। तो उनके क्या लक्षण होते हैं, किस मेरिडियन से जुड़े होते हैं, किस अंग से जुड़े होते हैं, उनकी क्या आहार में चेंजिंग हुई रहती है, उनके खान पान में क्या चेंजिंग हुई है, उनके रहन सहन में क्या चेंजिंग हुई है, उनके भावनात्मक लक्षणों में क्या चेंजिंग हुई है, उनके मानसिक स्तर पर क्या चेंजिंग हुई है। हम वहां से शुरू करें तो आसानी से हम समझ सकते हैं कि हम हमें यदि शुगर हुआ है तो उसका क्या क्या कारण बना होगा, हमने क्या ऐसी गलतियां की है जिस कारण से जो है हमें इस तरह की समस्याएं डेवलप हुई। तो टीसीएम में जो बात करते हैं तो टीसीएम में 3 तरह का डायबिटिक होता है। पहला होता है अपर वार्मर, दूसरा होता है मिडिल वार्मर, तीसरा होता है लोअर वार्मर। टीसीएम में 12 मेरेडियनों की चर्चा होती है। लंग्स, लार्ज इंटेस्टाइन, स्टमक, स्प्लीन, हार्ट, स्मॉल इंटेस्टाइन, किडनी, यूबी, पेरिकार्डियम, ट्रिपल वार्मर, लीवर, गॉलब्लैडर। ये टोटल मिलके 12 मेरिडियन होता है। इन 12 मेरिडियन को 3 भागों में डिवाइड किया गया जो कि हमारे शरीर के 3 पार्ट में कन्वर्ट होता है। वो पार्ट कहाँ से कहाँ तक है, किस डायबिटिक में जो है आपके बॉडी के कौन से अंग सबसे ज्यादा इफेक्ट होंगे, किस डायबिटिक में आपके शरीर के कौन सा अंग जो है डैमेज हो जाएंगे, किस अंग किस आपके किस वार्मर की ऊर्जा जब असंतुलित होगी तो आपके आहार विहार रहन सहन खान पान में चेंजिंग होगी, इसको जानना है। तो जो हमारा डायफ्राम के ऊपर का क्षेत्र है वह आता है अपर वार्मर में। और अपर वार्मर में डायफ्राम के ऊपर हमारे अंग क्या क्या आ रहे हैं, तो हमारे अंग आ रहे हैं, लंग्स आ रहा है, हार्ट आ रहा है, पेरिकार्डियम आ रहा है, हमारा मन आ रहा है, हमारा मस्तिष्क आ रहा है, हमारा ब्रेन आ रहा है, हमारा गर्दन आ रहा है, हमारा चेस्ट रीजन आ रहा है, हमारे दोनों हाथ आ रहे हैं। तो देखेंगे कुछ लोगों के डायबिटिक होने के बाद से कंधे में जकड़न हो जाती है, कुछ लोगों को फोर्जन शोल्डर हो जाती है, कुछ लोगों को सर्वाइकल हो जाती है, कुछ लोगों को नींद की समस्या क्रिएट हो जाती है, कुछ लोग जो है मानसिक स्तर पर बेचैन रहते हैं, कुछ लोगों को लगातार बोलना शुरू कर देते हैं, कुछ लोग जो है एकदम शांत हो जाते हैं। तो यह किस वार्मर या किस ऊर्जा का असंतुलन हुआ है, इसका डायग्नोस बनाना अति अनिवार्य होता है। तो पहला है अपर वार्मर, जो कि आपके डायफ्राम के ऊपर के जितने भी पार्ट हैं, आपका चेस्ट रीजन, चेस्ट के अंदर जो है हमारा लंग्स, हमारा हार्ट, हमारा पेरिकार्डियम, हमारे कंधे, हमारे दोनों हाथ, हमारा गर्दन, हमारा चेहरा, हमारा सर, हमारा बाल, हमारा ब्रेन, ये सब कुछ जो है, हमारा कान, हमारी आंखें, हमारी नाक। देखिएगा जब किसी को डायबिटिक होता है तो उसे जो है कान से कम सुनाई देना शुरू कर देता है। जब किसी को डायबिटिक होता है तो बहुत ज्यादा बोलना शुरू कर देता है। जब किसी को डायबिटिक होता है तो उसके मुंह से स्मेल आनी शुरू हो जाती है। जब किसी को डायबिटिक होता है तो उसको नींद आनी गायब हो जाती है। और किसी किसी को डायबिटिक होता है तो कुछ नहीं होता है, मस्त अपना कान भी बढ़िया काम कर रहा है, आंख भी बढ़िया काम कर रहा है, चेहरा भी एकदम खिला हुआ है, चेहरे पे भी कोई सिकन नहीं है, कोई चेंजिंग नहीं है, लेकिन वो डायबिटिक पेशेंट है। तो जब हम इसे 3 भागों में डिवाइड करते हैं अपने शरीर को, तो उसमें एक्यूरेसी पता चलता है कि हमारा कौन सा अंग, कौन सा मेरिडियन सबसे ज्यादा इफेक्टेड हुआ है। तो जो पहला था अपर, दूसरा मिडिल। तो मिडिल का जो क्षेत्र आता है वह हमारे डायफ्राम से लेके हमारे नाभि का क्षेत्र जो होता है वह मिडिल का होता है कितना, 8 फिंगर का। नाप लीजिए अपने नाभि से, नाभि से एक्यूरेट नापेंगे तो 8 फिंगर की जो दूरी बन रही है वह दूरी आपके मिडिल वार्मर की बन रही है। केवल 8 फिंगर है। और इस 8 फिंगर में सबसे बड़ा खेल, देखन में छोटन लागे घाव करे गंभीर। ये कहावत जो है ना, देखने में इतना ही है, 8 फिंगर का ये क्षेत्र है,
लेकिन ये बहुत डेंजर। इसके अंदर जो हमारे अंग आते हैं, वह अंग आता है स्प्लीन, पैनक्रियाज, स्टमक, लीवर, गॉलब्लैडर, जो कि हमारे शरीर के सबसे मुख्य अंगों में इनकी गिनती होती है। जस्ट इसके नीचे, नाभि के नीचे चलते हैं तो यह क्षेत्र बहुत बड़ा हो जाता है। वह आपके पैर के अंगूठे तक का क्षेत्र जो होता है, वह आपका चला जाता है लोअर बार्मर में। और लोअर बार्मर में अंग कौन कौन से हमारे हैं? तो लोअर बार्मर में हमारे अंग आते हैं किडनी, ब्लेडर, फीमेल का यूट्रस, मेल का टेस्टिकल, जेनाइटल ऑर्गन, आपके नी, आपके थाई, आपके पैर के पंजे, आपके पैर के अंगुलियां, आपके कॉफ मसल, ये सारे लोअर बार्मर में आते हैं। अब देखिएगा, किसी किसी को केवल फैटी लीवर आ रहा है, लीवर इनलार्ज आ रहा है, स्टमक में जो है बहुत ज्यादा एसिडिटी बन रही है, किसी को जो है बहुत ज्यादा गैस बन रही है, किसी को बहुत ज्यादा छाती में जलन हो रही है, लेकिन उसके चेहरे पे कोई समस्या नहीं है और पैरों में कोई समस्या नहीं है, डायबिटिक है। किसी किसी को न एसिडिटी बनती है, न उसे गैस बनती है, न डकारे आती हैं, न उसका फैटी लीवर है, न लीवर इनलार्ज है, न उसके गॉलब्लैडर में स्टोन है, न उसका जो है डर लगता है, न उसे जो है उसका मेटाफिजिकल रूप से जो है बहुत मजबूत है। उसके चेहरे पे बहुत एकदम तरोताजगी दिख रही है, बहुत चमक दिख रही है, चेहरा चमक रहा है, कान से स्पष्ट सुनाई दे रहा है, आंखों से स्पष्ट दिखाई दे रहा है, लेकिन पैरों में सूजन हो गई है, पैरों में जो है दर्द हो रहा है, घुटने में जो है स्वेलिंग आ गई है, घुटने से चला नहीं जा रहा है, पंजे में जो है स्वेलिंग आ गई है, पैर इतना सूज गया है, तो यह किसका है? ये लोअर बार्मर। एलोपैथ में जाते हैं तो हमारे पास ट्रीटमेंट का एक ही मेथड, टाइप 1, टाइप 2। अब आपका जो है भैया शुगर बढ़ा, घटा, बढ़ा है, तो ये आप ट्रीटमेंट, ये दवा खा लीजिए, इससे जो है आपका शुगर मेंटेन रहेगा। लेकिन जब आप एक्यूप्रेशर में जाते हैं तो अपना ट्रीटमेंट करते हैं, और एक्यूप्रेशर के ट्रीटमेंट से साथ में आहार चिकित्सा, वास्तु चिकित्सा, एस्ट्रोलॉजी चिकित्सा, ये तीनों चारों को जब एक साथ आप ऐड करके चलते हैं तो डायबिटिक ठीक हो सकता है। एलोपैथ के अनुसार डायबिटिक कभी ठीक नहीं होगा। सही है सर? आपको ताउम्र दवा खानी है, यानी आप बीमारी का इलाज नहीं कर रहे हैं, आप उसको सरवाइव करा रहे हैं, उसके जीवन को केवल जो है बढ़ा रहे हैं दवा खिला के। और यहाँ पे एक्यूप्रेशर, वास्तु, आहार में जो है आप क्या कर रहे हैं? अपने शुगर जैसी बीमारी से मुक्ति पा रहे हैं, उसकी समाप्ति कर रहे हैं। अब आयुर्वेद में यदि जाते हैं तो आयुर्वेद के पार्ट में वात पित्त कफ का असंतुलन बनता है। 3, टीसीएम 5, 5 तत्वों का वर्णन यहाँ मिलता है। आयुर्वेद में जाते हैं तो वात पित्त कफ का असंतुलन होता है। टिश्य में जाते हैं तो आकाश तत्व, जल तत्व, पृथ्वी तत्व, वायु तत्व, अग्नि तत्व का असंतुलन मिलता है। अब इनके असंतुलन को संतुलन में लाना ये आपकी जिम्मेदारी है। इनके असंतुलन को संतुलन में लाना ये आपकी जिम्मेदारी है। अब इसके लिए आपको पहचान करना कि हमारा कौन सा तत्व, कौन से मेरिडियन, कौन से अंग हमारे असंतुलन हुए हैं। शॉर्ट में, बहुत थोड़ा सा शॉर्ट में यदि चलते हैं, जैसे यदि किसी का लंग्स मेरिडियन में असंतुलन होगा तो उसको खांसी आएगी। लंग्स का संबंध जो हमारे होता है हमारे फेफड़े से होता है, हमारा लंग्स का मतलब हो गया हमारा फेफड़ा, और फेफड़े का संबंध हो गया खांसी से, सांस लेने से, सांस छोड़ने से। लेकिन टीसीएम में जब हम लोग जाते हैं तो सांस लेने का काम किडनी करती है, छोड़ने का काम हमारा लंग्स करता है। यहाँ पे भी बंटवारा हो गया, लेने का काम जल के पास है, छोड़ने का काम आकाश के पास। लेना अपर बार्मर, सॉरी, लेना लोअर बार्मर, छोड़ना अपर बार्मर, बीच की कोई भूमिका नहीं। अब किसी का लंग्स मेरिडियन यदि असंतुलन होगा तो उस कंडीशन में क्या होगा? खांसी होगी, चाहे सूखी खांसी हो, चाहे गीली खांसी। गले में खराश होगा, गले में प्यास लगेगी। प्यास भी दो तरह की होती है, एक होती है जीभ की प्यास, एक होती है गले की प्यास। तो जब लंग्स हमारा असंतुलित होता है
तो हमें गले की प्यास लगती है, और जब हमारा हार्ट असंतुलित होता है तो हमारे जीभ की प्यास होती है, जब हमारा स्टमक असंतुलित होता है तो हमारे मुंह की प्यास होती है। किसी ने अनुभव किया है ये तीनों का? खूब पानी पी रहे हैं, गला सुखा रहा है, खूब पानी पी रहे हैं, गला गाल जो है तर हो गया, जीभ चट चट कर रहा, खूब पानी पी रहे हैं, जीभ शांत हो गया, गाल जो है चट चट कर रहा है, गला जो है चट चट कर रहा है। तो प्यास में भी तीन प्रकार है। तो यदि किसी का लंग्स से रिलेटेड पहली मेरिडियन की बात करें यदि हम, तो किसी का गला सूखता हो, किसी को खांसी होती हो, किसी को छींक आती हो, किसी को सर्दी होती हो, तो यह लंग से संबंधित है। ठीक इसका दूसरा मेरिडियन लार्ज इंटेस्टाइन, कब्ज हो जाए, पतला दस्त हो जाए, कब्ज हो जाए, पतला दस्त हो जाए, बहुत मुश्किल से स्टूल निकल रहा है, तो आपका लार्ज इंटेस्टाइन है। लंग्स अपर वार्मर में है, लार्ज इंटेस्टाइन लोअर वार्मर में है। आपने डायबिटिक का तीन प्रकार देखा, अपर मिडिल लोअर। तो अपर में लंग्स इफेक्टेड हो रहा है, लोअर में लार्ज इंटेस्टाइन इफेक्टेड हो रही है। तो यदि किसी का गला सूख रहा है, उस कंडीशन में भी डायबिटिक के लक्षण पाए जाते हैं, और किसी को कब्ज हो रहा है, उसमें उस कंडीशन में भी डायबिटिक पाया जाता है। दूसरा, दो हो गए आपके लंग्स, लार्ज इंटेस्टाइन हुआ। तीसरा स्टमक आएगा। तो किसी को थोड़ा सा मीठा खाने से एसिडिटी बन रही है, और किसी को मीठा खाने से बड़ी शांति मिल रही है। वाच करिएगा एकदम रिलैक्स होकर। मीठा खाए शकुन मिला, मीठा खाए एसिडिटी बन गया है। मिठाई तकलीफ दोनों दे रहा है, कोई शांति दे रहा है, तो कोई जो है आपको डिस्टर्ब कर रहा है, कोई चेस्ट बर्निंग कर रहा है, तो कोई जो है आपको सुला दे रहा है। अब डायबिटिक के केस में जब किसी का स्प्लीन की ऊर्जा घटती है, तो उसे मीठा बड़ी पसंद आता है, और उसका शरीर जब मीठा खाने के बाद से सुस्त हो जाती है, थक जाती है, सो जाती है। अब आप अपने आप को चेक कर लीजिए कि यदि आप कभी चाय पी के क्या करते हैं, एकदम तरोताजा बन जाते हैं, कुछ लोग चाय पी के सो जाते हैं, कुछ लोग मिठाई खा के एनर्जेटिक होकर काम करना शुरू कर देते हैं, कुछ लोग मिठाई खा के अपने आप को डाउन हो जाते हैं, सो जाते हैं। किसी ने अनुभव किया होगा तो नोट कर लीजिएगा, आपका अनुभव आपके पास दिख जाएगा। तो जब स्टमक की ऊर्जा में असंतुलन होगा, उस कंडीशन में आपको भूख बहुत ज्यादा लगेगी या भूख बंद हो जाएगी। भूख खूब लगेगा, हर 1 घंटे पे, हर 10 मिनट पे कंटिन्यू खाना शुरू कर देंगे। कुछ को जो है सूखा चीज पसंद आएगा, कुछ को जो है रॉ चीज पसंद आएगा। अब डायबिटिक वाले केस में देखिएगा कितना तगड़ा खेल खेला जाता है। यदि आपको डायबिटिक हो गया तो आपको रॉ फूड खाना है, फाइबर की चीजें खानी है, ज्यादा से ज्यादा जो है सलाद खानी है, आपका शुगर मेंटेन हो जाएगा। लेकिन एज टीसीएम, एज आहार चिकित्सा के अनुसार, जब टीसीएम प्लस आहार चिकित्सा को कंबाइन करते हैं, तो उस कंडीशन में जो है हम लोग रॉ फूड को तुरंत डायबिटिक के पेशेंट को बैन किया जाता है, नहीं खाना है। बाकी दुनिया खिलाती है, खूब खाओ सलाद, आपका शुगर कंट्रोल हो जाएगा। अब पर्सनली हम जो है सबसे पहले रॉ फूड को ही बंद करते हैं। कारण क्या रहता है, टीसीएम में स्प्लीन और पैनक्रियाज, क्योंकि एलोपैथ कहता है कि पैनक्रियाज के कारण आपको डायबिटिक हुआ है, और टीसीएम कहता है पैनक्रियाज और स्प्लीन दोनों को एक अंग में मानता है। जब आप जो है डॉक्टर वॉल को पढ़ेंगे, तो डॉक्टर वॉल जो है स्प्लीन को साइड कर दिए हैं, पैनक्रियाज को पहली प्राथमिकता दे दी है। डॉक्टर वॉल जो थे वो जर्मनी के जो है आपके एलोपैथ के चिकित्सक थे, उन्होंने आपको इलेक्ट्रो एक्यूपंक्चर के आविष्कार किया था, जो कि वो बोन के ऊपर उनके पॉइंट विराजमान है। तो वह जो है पैनक्रियाज को प्रमोट कर दिए, और टीसीएम जो है स्प्लीन को प्रमोट कर दिया। अब दोनों का काम लगभग सेम पाया जाता है, जो काम पैनक्रियाज का है वही काम जो है स्प्लीन का टीसीएम में माना जाता है। एलोपैथ में इनके कार्य, इनके जो है स्ट्रक्चर सब कुछ बदल जाते हैं।
लेकिन टिशियम जो उनकी कार्यशैली को जो है एक ही रूप में मानता है। टिशियम कहता है कि रॉ फूड खाएंगे तो हमारी ऊर्जा घट जाएगी, हमारे अंदर जो ताकत है वो कम हो जाएगी। अब यहाँ पे आहार चिकित्सा में जब रॉ फूड खिलाया जाता है तो स्प्लीन की ऊर्जा घट रही है। स्प्लीन के कारण ही हमारे शरीर में कफ की वृद्धि होती है, और कफ की वृद्धि मेद की उत्पत्ति करता है। जब आयुर्वेद में जाएंगे तो कफ इज इक्वल टू मेद, मेद यानी फैट, वसा। आप पढ़े होंगे, जानते होंगे कि पैनक्रियाज के ऊपर फैट की जमाव हो गया। पैनक्रियाज जो हमारा है वह फैट के कारण दब गया, उसके सेल जो है काम करने बंद कर दिए। जो बीटा सेल वह जो है फैट के कारण डेड होने शुरू हो गए, वह कार्य नहीं कर पा रहे हैं, वो जो है इंसुलिन का उत्सर्जन नहीं कर पा रहे हैं, हमें इंसुलिन एक्स्ट्रा लेना पड़ रहा है। अब यहाँ पे जब आप रॉ फूड खाएंगे उस कंडीशन में आपका पैनक्रियाज, आपका स्प्लीन की ऊर्जा और घटनी शुरू हो जाएगी अकॉर्डिंग टू टीसीएम। कहाँ का बात हम कर रहे हैं? अकॉर्डिंग टू टीसीएम से बात कर रहे हैं। वहां पे पैनक्रियाज की ऊर्जा घटेगी। अब अकॉर्डिंग टू एलोपैथ, अकॉर्डिंग टू डाइटिशियन के अनुसार आपको रॉ फूड खाना है। जिस कंडीशन में जो भी लोग डायबिटिक पेशेंट है अपने आप को चेक कर लीजिए, जितना रॉ फूड खाते होंगे कुछ समय, कुछ घंटे, कुछ दिन के लिए आपका शुगर डाउन होता है, फिर से बूम कर जाता है। जितना दिन आप खाते हैं, क्योंकि जब आप रॉ फूड खाइएगा तो बाकी खाना आपका कम हो जाएगा, जो बाकी आपका डाइट है उसकी कमी हो जाएगी, तो कुछ समय के लिए जो है आपका कंट्रोल होता है, और जो छोड़ता है त्यों जो है बूम कर जाता है। तो यदि डायबिटिक है तो सबसे पहले आपको रॉ फूड बंद करना है। किसके लिए बंद करना है? तो वह आपके स्प्लीन और पैनक्रियाज के लिए बंद करना है। स्प्लीन और पैनक्रियाज को दो ही खाना पसंद आता है, या तो आप बॉयल खाओ या तो आप भुना हुआ खाओ। या तो भून के खाइए या तो जो है उबाल के खाइए। अब किसी से कहें हम कि भैया ककड़ी खीरा उबाल के खाओ, खाएगा कोई? यानी डायबिटिक पेशेंट को ककड़ी खीरा खिलाना चाहिए कि नहीं खिलाना चाहिए? सोच के बताइए आप लोग। ककड़ी, खीरा, तरबूज किस एलिमेंट? इसके अंदर जल की मात्रा ज्यादा है, पृथ्वी की मात्रा कम है। तो जब जल और पृथ्वी के मिलने से कफ का निर्माण होता है। जल तत्व पृथ्वी तत्व का जब मिलन होता है तो अगला जो तत्व बनता है वह बनता है आयुर्वेद के अनुसार कफ। तो जब आप बहुत ज्यादा सलाद खाना शुरू कर देंगे, उस स्थिति में आप सलाद, आप लोग खुद सोच के बताइएगा कि उसमें जल और पृथ्वी यानी कुछ सॉलिड और कुछ जो है उसके अंदर लिक्विड, यही दो तत्व विराजमान है। चाहे आप सेव खाइए, चाहे खीरा खाइए, चाहे संतरा खाइए, चाहे अंगूर खाइए, चाहे केला खाइए, चाहे आम खाइए, जो खाना है खाइए, इसमें दो ही तत्व मिल रहा है ना। एक तो लिक्विड मिल रही है, दूसरा उसका सॉलिड पार्ट मिल रहा है। उसके अंदर अदर कोई तत्व मिल रहा है? मिल रहा है? तीन तत्व मिल रहे हैं, दो ही तत्व मिल रहा है। तो जब आप रॉ फूड की अधिकता करते हैं तो उस कंडीशन में आपको जो है मिडिल वार्मर से रिलेटेड आपको डायबिटिक होती है। जब मिडिल वार्मर की डायबिटिक होती है तो इसमें आता है सबसे पहले हमारा स्टमक। उस कंडीशन में आपको बहुत ज्यादा भूख लगेगी, क्योंकि यहाँ पे स्टमक की वृद्धि होगी, स्प्लीन की ऊर्जा घटेगी। जब आपके स्टमक की ऊर्जा में वृद्धि होगी तो उसको बार बार काम करने की जरूरत पड़ती है। जैसे आपके अंदर जब आपका ब्रेन ज्यादा ओवर एक्टिव हो जाता है, हाइपर एक्टिव हो जाता है, या जब आपके शरीर में बहुत ज्यादा ताकत आ जाती है, तो आप क्या करते हैं? लगातार काम करने के लिए सोचते रहते हैं, लगातार आप काम करना शुरू कर देते हैं। एक काम खत्म दूसरा काम चालू, दूसरा खत्म तीसरा चालू।
तो सेम कंडीशन आपका स्टमक करता है। जो आप खाए तब तक उनको क्या करेगा, स्टमक का जो फंक्शन हमारा यही काम कर रहा है लगातार। अब इसमें क्या हो जाएगी, जब हाइपर एक्टिव होगा तो इसकी टाइमिंग बढ़ जाएगी, जल्दी 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 ऐसे करना शुरू कर देगा, तो यह लिक्विड बनाना तेज कर देगा। और इस कंडीशन में आपके स्टमक में जब कभी भी जब मशीन लगातार चलती है तो उस कंडीशन में क्या होता है, मशीन गर्म हो जाती है। आप जनरली घर में एक मिक्सर का यूज कर लीजिए, मिक्सर को जब लगातार आप चलाते हैं तो क्या हो जाता है, मिक्सर गर्म हो जाता है। और वो मसाला पीसने वाला जो आपका कटोरा होता है ना, वो बेचारा वो भी गर्म हो जाता है। सेम कंडीशन आपके स्टमक का है, ये भी लगातार काम करते करते ये भी गर्म हो जाता है। तो उस स्थिति में आपके अंदर जब डायबिटिक डेवलप करता है तो 103 तरह का रोग डेवलप होता है। कितना, 103 तरह का रोग बनता है। यदि किसी को मिडिल वार्मर की डायबिटिक हो गई तो उसको 103 तरह के रोग होंगे, जिसमें आपका कोलेस्ट्रॉल भी आता है, बाल पकना भी आता है, बाल झड़ना भी आता है, यूरिन से रिलेटेड भी समस्या आती है, और लास्ट जाते जाते जो है कैंसर भी होता है। समस्या कहाँ की है, मिडिल वार्मर की है। गलती कहाँ पे हो रही है, लगातार हम खा रहे हैं, लगातार हमारी मुंह चल रही है। टीसीएम में एक्यूप्रेशर में जो है आपके मुंह का संबंध जो बनता है वह आपके स्टमक से बनता है। तो यदि आप लगातार मुंह चला रहे हैं, चाहे आप मुंह बोल के चलाएं, चाहे आप मुंह अपना कुछ खा के चलाएं, इन दोनों कंडीशन में आपके स्टमक में अग्नि तत्व की वृद्धि होती है और आपको 103 तरह के रोग होते हैं, जिसमें डायबिटिक एक सिम्टम्स हो सकता है, जो कि मिडिल वार्मर का या डायबिटिक हो गया। तो इससे रिलेटेड 103 तरह की बीमारियां लाइन में पड़ी हुई हैं। चाहे कोलेस्ट्रॉल हो गया तब भी आपके शरीर में 103 तरह की बीमारियां लाइन में लगी हुई हैं। यदि आपके बाल भी बहुत तेज गति से झड़ रहे हैं तब भी 103 तरह की बीमारियां आपके लाइन में लगी हुई हैं। यदि आपके शरीर में छोटे 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 गांठें गिल्टियां बन रही हैं तब भी 103 तरह की बीमारियां आपके लाइन में लगी हुई हैं। यदि शरीर में कहीं आपका बड़ा सिस्ट बन गया, बड़ा नोट्स बन गया, कहीं फाइब्राइड हो गया, तब भी 103 तरह की बीमारी आपके शरीर में लाइन में लगी हुई है। धीरे धीरे करके आपको एक एक करके आते जाएंगी। यह समस्या किसकी है, तो यह समस्या जो है आपके स्टमक की है। अब खेल देखिए नेचर का। शुगर पैदा हुआ स्प्लीन और पैनक्रियाज के कारण हो रहा है, ठीक। और स्टमक का जो भोजन है उसको भोजन पसंद है रॉ फूड, स्टमक को रॉ फूड पसंद है, स्प्लीन को भुना या फिर उबला हुआ पसंद है। हम गलती कहाँ पे कर बैठते हैं, हम अपना डायग्नोस नहीं कर पाए कि जो मुझे डायबिटिक हुआ है मिडिल वार्मर का, वह हमारे स्टमक में अग्नि बढ़ने के कारण हुआ है, स्टमक की ऊर्जा बढ़ने के कारण हुआ है, या फिर स्प्लीन की ऊर्जा घटने के कारण हुआ है। अब हम यहाँ पे यही जाने कि डायबिटिक हो गई, हमें क्या खाना है, तो हमें सलाद खाना है, हमें रॉ फूड खाना है, हमें फल खाना है, हमें वो खाना खाना है जिसमें शुगर की मात्रा, जिसमें फ्रुक्टोज की मात्रा कम हो। सही है। डायग्नोस का खेल देखिए कहां पे चल रहा है। यदि आपके स्टमक में अग्नि, आपके स्टमक में ऊर्जा बढ़ गई है तो स्प्लीन की ऊर्जा घट गई। तो यदि स्टमक की ऊर्जा बढ़ी है, उस कंडीशन में यदि आपको डायबिटिक शो हो रहा है तो आपको हमेशा रॉ फूड की जरूरत पड़ेगी। तब आप उबला हुआ भोजन, भुना हुआ भोजन यदि खाएंगे तो आपके लिए वह डेंजर रूप का धारण कर लेगा। जनरली आप लोग सुनते होंगे कि शुगर है, भुजा खाओगे तो तुम्हारा शुगर कंट्रोल रहेगा। सही है। भुजा समझ रहे हैं सब लोग, चने का, मूरी का, मक्के का, उसको बालू में या नमक में भूजा जाता है, फिर उसको जो है सूखा के रूप में खाया जाता है, या फिर नमकीन के साथ कुछ लोग मिला के खाते हैं। तो यदि आपके स्टमक में ऊर्जा बढ़ी हुई है, यदि आपको एसिडिटी बन रही है, अब आम आदमी को तो पता नहीं है कि मेरे स्टमक में अग्नि बढ़ी है, कि मेरे स्टमक में पानी बढ़ा है, कि मेरे स्टमक में क्या बढ़ा है, आम आदमी को किसी को नहीं पता है। ये उसी को पता होगा जो एक्यूप्रेशर जानता है, एक्यूप्रेशर करता है। तब इसको सरलीकरण कैसे करेंगे, तो सिंपल है। जब कभी भी अग्नि की वृद्धि होगी
तो आग जब जलती है तो आपको क्या मिलता है? आग से अग्नि की आपको जलन की फील होती है, गर्मी की फील होती है। तो यदि आपके स्टमक के ऊपर यानी नाभि से ऊपर के क्षेत्र में, आपके फूड पाइप में, आपके मुंह में, आपके जीभ में गर्मी लगे, आपको जलन फील हो, समझ जाइए कि आपके शरीर में कौन सा तत्व बढ़ा? अग्नि। और आग को शांत करने के लिए प्रकृति में 5 तत्वों में जब जाया जाता है, तो आग शांत किससे होता है? तो पानी से शांत होता है। तो यदि किसी को शुगर है, मधुमेह है, और उस शुगर के साथ उसको चेस्ट में बर्निंग हो रही है, एसिडिटी बन रही है, गले में जलन हो रही है, मुंह में जो है पानी आ रहा है, वह पानी खट्टा आ रहा है, वह पानी जलन युक्त आ रहा है, और धुएं की तरह डकार आ रही है, तो यह इंडिकेट करता है कि उसके शरीर में, उसके स्टमक में अग्नि की वृद्धि हो गई है, अग्नि की ऊर्जा बढ़ गई है, उसके स्टमक की ऊर्जा बढ़ गई है। ये लोग क्या करेंगे? बार बार पानी पिएंगे। यदि किसी को एसिडिटी बनता होगा, अपने आप को चेक करिएगा कि आपको बार बार पानी की जरूरत पड़ती है, और आप बार बार पानी पीते हैं, एक बार नहीं, हर 10 मिनट पे पानी पिएंगे, हर आधा घंटे में पानी पिएंगे, और पानी भरपूर पिएंगे। सामने वाले को क्या इंडिकेट करेंगे? हम बहुत पानी पीते हैं। पानी आप नहीं पी रहे हैं, पानी कौन पी रहा है? वह आपका स्टमक पी रहा है, वह जा रहा है, जल जा रहा है। और उस कंडीशन में क्या होगा? यदि आप डायबिटिक हैं स्टमक के कारण, तो आपके स्टमक में अग्नि बढ़ी, ऊर्जा बढ़ी, आपको जलन हुआ। कहाँ पे हुआ? तो स्टमक में जलन हुआ, आपके फूड पाइप में जलन हुआ, आपके गले में जलन हुआ, आपके मुंह में जलन हुआ, आपके गालों में जलन हुआ। जब अग्नि बढ़ती है और पानी जलता है तो क्या निकलता है? भाप बनता है। और वह भाप किस रूप में हमारे शरीर में बाहर आता है? तो हमारे शरीर से जब बाहर आने की उसकी टाइमिंग आती है, तो वह पसीने के रूप में, बूंदों के रूप में हमारे शरीर से बाहर आता है। अब बताइए, आग नीचे जल रही है और आग की लौ ऊपर जाती है, आग की लौ ऊपर जाती है। अब ये मई जून का महीना चल रहा है, इस समय नेचर में अग्नि तत्व की वृद्धि हुई है। सब जगह का पानी क्या कर रहा है? सूर्य की रोशनी उसको सुखा रहा है। तो पानी की रोशनी, जल जो सूख रहा है, यह पानी क्या बन रहा है? भाप बन के बादल बन रहा है। यही हो रहा है ना? भाप बन के बादल बन रहा है। तो इस कंडीशन में आपके शरीर में यह बादल बनेगा, आपके शरीर में वो पसीने के रूप में दिखेगा बूंदे। तो कहाँ पे दिखेंगी? तो हमारे शरीर के सबसे ऊपरी पार्ट में, पृथ्वी के ऊपरी पार्ट आसमान दिख रहा है, वो बादल के रूप में दिख रहा है। सेम वही कंडीशन हमारे शरीर में होता है। वो शरीर का पार्ट कौन सा है? तो हमारा ललाट, हमारा सर। तो यदि आपके सर में बहुत पसीना हो रहा है, आपके ललाट पे बहुत पसीना हो रहा है, और आपको डायबिटिक है, तो यह डायबिटिक का मुख्य कारण कौन सा अंग बनेगा? तो वह अंग बनेगा आपका स्टमक। बाकी दिमाग लगाना बंद कर देना है। कहाँ का बना है? तो स्टमक का बना है, पसीना से भर गया। अब बताइए, स्टमक हमारा सबसे ज्यादा एक्टिव कब होता है? तो यदि आपको अच्छे से ध्यान होगा, तो जब हमारे सामने भोजन दिखता है, भोजन की बातें होती हैं, तो हमारे मुंह में सलाइवा आता है, और सलाइवा के साथ जो है, जो हम भोजन ग्रहण करना शुरू कर देते हैं, उस समय यदि हमारे स्टमक में अत्यधिक ऊर्जा बनी हुई है, तो उस कंडीशन में जो खाना एक निवाला गया, दो निवाला गया, चौथे पांचवें निवाला जाते ही आपके नाक, आपके ललाट पे पसीना आ गया, तो आप समझ जाइए, या तो आप डायबिटिक बन चुके हैं, या तो आप तैयारी कर लीजिए, आने वाले समय में आप डायबिटिक की तरफ जाने वाले हैं। बहुत सिंपल डायग्नोस दिख रहा है। कितने लोगों को ये पीला पीला दिख रहा है? तो डायबिटिक होने का पंचतत्व में मुख्य रीजन होता है पृथ्वी तत्व। उसका मुख्य कारण होता है पृथ्वी तत्व। और आज के डेट में यह सबसे ज्यादा डायबिटिक का लेवल क्यों बढ़, और पृथ्वी तत्व में आता है हमारा मैंने सांझे थोड़ी सी मन दिया।
पृथ्वी तत्व में हमारा आता है स्टमक, और स्टमक का संबंध होता है हमारा भोजन से। अब भोजन का संबंध होता है हमारे किचन से। समझने की कोशिश करिएगा। स्टमक, भोजन, और भोजन हमारा किचन। तो जिन लोगों के घर के किचन में जो स्लैब डाले हुए हैं ना, जिसपे आपने चूल्हा रखा हुआ है, वह चूल्हा यदि काला रंग का हो जाए तो पंचतत्व सिद्धांत के अनुसार काला रंग जो आता है जल तत्व के अंतर्गत आता है। आपने अपना किचन कहाँ पे बनाया हुआ है? साउथ ईस्ट डायरेक्शन में बनाया है, जो कि वास्तु के अकॉर्डिंग सबसे परफेक्ट जगह होता है आपके किचन का, साउथ ईस्ट डायरेक्शन। ठीक है, आपने वास्तु जो भी पढ़े होंगे तो सब यही जानते हैं कि साउथ ईस्ट डायरेक्शन में हमारा किचन है। परफेक्ट किचन है हमारे किचन में, कोई वास्तु दोष हो ही नहीं सकता है भाई। हमने 3-4 वास्तुकारों से बुला के वास्तु करवाया है, एकदम परफेक्ट है। अब आप खुद सोचिएगा, जल तत्व का जो संबंध बनता है वह बनता है आपका ब्लैक कलर से ब्लू कलर से। कलर कॉम्बिनेशन आपके थोड़ा सा इंडिकेशन कर रहा है। अब आप बताइए, पानी में आग लगेगी? सोच के बताइएगा, पानी में आग लगेगी क्या कभी? नहीं। पेट्रोल डालेंगे नहीं। तो लग पेट्रोल डालेंगे तो लगेगी, पेट्रोल डालेंगे तो लगेगा। बाकी जो है नेचुरल रूप से पानी में आग नहीं लगेगी। अब आपने क्या किया, नीचे जो स्लैब है वह स्लैब ब्लैक कलर का है, वह ब्लैक कलर जो है जल तत्व में है, और जल तत्व के ऊपर आपने अपने गैस का चूल्हा रखा हुआ है। नीचे पानी है, ऊपर आग जल रही है। अब आप खुद जितने भी लोग आप लोग हैं खाना बनाते हैं, यदि आपने मिट्टी पे चूल्हे पे खाना बनाया है उसका स्वाद, और आज आप गैस चूल्हे का स्वाद बना के खा रहे हैं, दोनों में कुछ अंतर आता है? वही बहुत दाल आता है। के मिट्टी पे जो चूल्हे पे बनती है उसमें अलग तरीके की मिठास होती है। वही रोटी जो आप चूल्हे पे बनाते हैं उसकी अलग तरीके की मिठास होती है। वही चावल जो आप मिट्टी के चूल्हे पे बनाते हैं उसकी अलग मिठास होती है। आज के डेट में मिट्टी का चूल्हा संभव नहीं है। आज के डेट में लकड़ी पे खाना बनाना संभव नहीं है। फिर हम क्या करेंगे? हमें ऊर्जा को तो संतुलित करना पड़ेगा। तो यदि आपके घर में वह जल तत्व पे अग्नि तत्व लगा हुआ है तो आपका स्टमक से रिलेटेड समस्या पाई जाएगी, और उसमें क्या होगा, जल और आग मिलता है तो आयुर्वेद में पित्त का उत्पत्ति होती है। पित्त की उत्पत्ति अग्नि और जल के मिलने से होती है। खेल समझ में आ रहा है? पित्त की उत्पत्ति अग्नि और जल के मिलने से हो रहा है। नीचे जल है, ऊपर अग्नि है, दोनों की मिक्सिंग हुई, मिक्सअप हुआ, तो आपको वहां पे उत्पत्ति क्या हुआ? पित्त की उत्पत्ति हुई। अब पित्त से कितने प्रकार के रोग होते हैं? बहुत। वात से 120, पित्त से 80, और कफ से 20 प्रकार के रोग होते हैं अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद। यही पित्त जो है कैंसर का कारक बनता है। समझिएगा खेल। छोटा सा ये ब्लैक कलर का स्लैब है, यही पित्त कैंसर का कारक बनाता है, और यही पित्त जो है आपको डायबिटिक का भी कारक बना रहा है। जहां पे टिशियम में हमने शब्द का यूज किया, स्टमक में अग्नि की वृद्धि हो गई, आपके छाती में जलन हो गई, आपके गले में जलन हो गई, आपको धुएं की तरह डकार आना शुरू हो गया। यही था, एक्स्ट्रा नहीं था ना। कारण क्या था? आपके किचन का वह ब्लैक कलर, और वह जो है उसके ऊपर अग्नि, दोनों का मिक्सिंग हुआ। किसकी उत्पत्ति हुई? तो पित्त की उत्पत्ति हुई। पित्त यानी अग्नि तत्व की अत्यधिक वृद्धि हो गई। उसमें पित्त में जो है आपके 80 प्रकार के रोग आते हैं, जिसमें आपके शरीर में जलन होगा, आंखों में चुभन होगी, आंखों में जो है जलन पैदा होगा, शरीर में जो है जलन पैदा होगा, एसिडिटी बनेगी, अल्सर बनेगा, कैंसर बनेगा, सब पित्त के ही कारक बनते हैं।
और पित्त के ही कारक जो है स्टमक से, जो मिडिल वार्मर से रिलेटेड जो डायबिटिक हो रहा था, वो कहाँ का कारक है? वो अभी आपके पित्त का ही कारक बन रहा है। खेल समझ में आ रहा है सर? डायबिटिक हो चुके हैं यदि आप, और आपने लगातार अपने घर के किचन का अकॉर्डिंग टू टिशियम, स्टमक और वास्तु में जब कन्वर्ट करते हैं तो स्टमक का संबंध भोजन, भोजन का संबंध किचन, उस कारण से जो है आपका साउथ ईस्ट डायरेक्शन प्लस जो है आपके किचन से इसका संबंध बन रहा है। अब इसके अलावा जिस किसी के घर में इस साउथ ईस्ट डायरेक्शन में यदि आपने बाथरूम की उत्पत्ति कर दिया, बाथरूम बना दिए, तो उस कंडीशन में भी आपको क्या समस्या क्रिएट होगी? यही स्टमक से रिलेटेड समस्या क्रिएट होगी। आपके घरों में भोजन जो बनेंगे वह भोजन जो है क्या होंगे? एसिडिक होंगे। एसिडिक होंगे। अब देखिए मार्केट कितना तगड़ा काम कर रहा है। अल्कलाइन पानी पियो, अल्कलाइन खाना खाओ। मार्केट का खेल समझ में आ रहा है? पैदा कौन कर रहा है? हम और आप। किस लिए पैदा किए? पहला जल के ऊपर हमने आग को जला दिया। अब कुछ घरों में जाएंगे तो पंचतत्व जो लोग समझते होंगे, तो कुछ घरों में सफेद कलर का स्लैब लगा होता है, उसके ऊपर जो है अग्नि पड़ी हुई रहती है। चित्रा जी समझ में आ रहा है? सफेद कलर का स्लैब और उसके ऊपर जो है आपका चूल्हा। सफेद कलर, ब्राउन कलर, वह जो आता है पंचतत्व सिद्धांत के अनुसार आकाश तत्व में आता है, और आकाश तत्व जो होता है वह आपके अग्नि तत्व से उसकी ऊर्जा घट जाती है। उस कंडीशन में क्या बनेगा? वही किचन है, साउथ ईस्ट डायरेक्शन में ही किचन है। तो उस स्थिति में जब आकाश तत्व घट जाएगा तो आपके सुने होंगे आप लोग, स्टमक जो है सिकुड़ रहा है, स्टमक की साइज में सिकुड़न पैदा हो रही है, किडनी की साइज में सिकुड़न पैदा हो रही है, हार्ट में सिकुड़न पैदा हो रही है, लीवर में सिकुड़न पैदा हो रही है, आपके अंगों में सिकुड़न पैदा होगा। तो सिकुड़न तो दिखेगा नहीं। दिखेगा बॉडी में कि हमारे किडनी सूखी हुई है, कि लीवर सूखा हुआ है, कि हार्ट सूखा हुआ है, कि स्टमक सूखा हुआ है? कुछ नहीं सिकुड़ा हुआ दिख रहा है ऊपर से। फिर कैसे दिखेगा? भोजन का संबंध है। तो जहां पे आप 4 रोटी खाते थे ना, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 में कन्वर्ट हो गया, सिकुड़ गया। आप क्या कहेंगे? भूख कम हो गई है, 2 ही रोटी में पेट भर जाता है। यही शरीर 60 kg का था तो 6 रोटी खाते थे। आज यही शरीर पानी से जो है भर के 65, 70, 80 किलो का हो गया है। रोटी की संख्या क्या हो गई? घट गई। चावल की संख्या घट गई। किस कारण से हो गया? आकाश घट गया, अंदर जाएगा ही नहीं। और इसी आकाश के अंतर्गत 8 प्रकार की रति क्रिया होती है। इतना इस पे भी थोड़ा सा खुल जाए तो जिन घरों में ये स्लैब ब्लैक कलर जल तत्व का है, सफेद कलर आकाश तत्व का है, तो जिन घरों में ये सफेद कलर का स्लैब लगा दीजिएगा तो उन घरों में रति क्रिया सिकुड़ जाएगी। और जिन घरों में ब्लैक कलर लगा होगा उस कंडीशन में रति क्रिया आवश्यकता से ज्यादा बढ़ जाएगी। जब टिशियम में, जब किडनी में अग्नि बढ़ जाती है तो बार बार रति क्रिया के लिए इंसान बेचैन हो जाता है। जब आकाश तत्व घट जाता है तो उसको अरुचि डेवलप कर जाती है। खेल समझ में आ गया? अब यही खेल, यही किचन, यही भोजन अगला वंश का भी कारक होता है। जब आप अच्छा भोजन नहीं करेंगे तो आपके शुक्र धातु की उत्पत्ति होगी। अब अकॉर्डिंग टू वास्तु में जाएंगे तो आपका साउथ ईस्ट डायरेक्शन जो होता है वो शुक्र का कारक होता है, और डायबिटिक होने का कारण जो बनता है एस्ट्रोलॉजी में वो आपका शुक्र ग्रह भी बनता है। अकॉर्डिंग टू एस्ट्रोलॉजी शुक्र, चंद्रमा, राहु के असंतुलन के कारण जो है आपको डायबिटिक होता है। तो एक डायबिटिक का कारण शुक्र, उसका कारण भोजन, उसका कारण साउथ ईस्ट डायरेक्शन, जिसका कारण किचन। खेल समझ में आ रहा है कुछ थोड़ा बहुत? स्लैब ब्लैक एंड व्हाइट भी होती है तो उसमें न्यूट्रल हो जाएगा। न्यूट्रल कहाँ से हो जाएगा? नहीं, व्हाइट आकाश हो गया, तो ब्लैक वाटर हो गया हाँ, तो तो। उस कंडीशन में जो है दिखावटी ब्रह्मचारी बन जाएंगे। अच्छा जी। फिजिकल रूप से दिखावटी, हम ब्रह्मचार्य को पालन कर रहे हैं,
मियाँ बीवी तो साथ रहते हैं लेकिन ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा है। अब पता चल रहा है कोई दूसरा कोई दिख गया बढ़िया वाला, लाओ भैया नजर से एक बार थोड़ा सा ऊपर से नीचे देख ले, कहेंगे नहीं हम ब्रह्मचारी हैं। समझ में आ रहा है सर खेल? इसी को क्योंकि देखते हुए भारत सरकार ने एक कानून बनाया, यदि किसी फीमेल को आप 10 सेकंड से ज्यादा एक टकटकी नजर दिखा रहे हैं तो आप उसके ऊपर जो है सेक्स का प्रभाव डाल रहे हैं और आपके ऊपर जो है केस बनता है और आपको सजा होगी। केस पारित हुआ था, ज्यादा दिन की बात नहीं है सर, यही सेकेंड टर्म में भी मोदी सरकार ने इसको बनाया था। आप किसी को लगातार टकटकी लगा के नहीं देख सकते। एक केस याद है, गूगल सर्च कर लीजिए मिल जाएगा आपको। सर अगर स्लैब ऑफ वाइट क्रीम कलर का है, लेकिन स्टव पे जो ब्लैक ग्लास आते हैं आजकल। सब जगह यही कंडीशन बनेगा, रिश्ते को चेक कर लीजिए, क्योंकि यदि आपने पीडीएफ को पढ़ा होगा तो उसमें हमने स्पष्ट लिखा है पति पत्नी के रिश्ते सबसे पहले डैमेज होते हैं डायबिटिक होने के बाद। डायबिटिक हो गया ना तो आपकी रति क्रिया, शायद हम ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं भैया, हम पुजारी बन गए, मीठा बन गए हैं दुनिया को दिखाने के लिए, अंदर से ये बेचैनी पकड़ी हुई है। क्यों? ऊर्जा घट गई। ऊर्जा जो थी वह एनर्जी घट गई, वो मीठे में तब्दील हो गई। अब पंचतत्व के सिद्धांत में जाएंगे तो जब पृथ्वी तत्व घटेगा तो वायु तत्व बढ़ेगा और ट्रायंगल कंसेप्ट में जल तत्व की वृद्धि हो जाएगी। तो वह इंसान अपने आप पे ध्यान देगा। जिसको जिसको डायबिटिक हुआ है ना, माफी चाहेंगे, कोई अपने ऊपर नहीं लेगा। जिसको जिसको डायबिटिक हुआ है, यह इंसान अपने आप को सुंदर दिखाने के लिए जितने हथकंडे अपनाना है, जितने हथकंडे अपनाना है, वो चाहे कपड़े का हो, चाहे बाल की डाई का हो, चाहे चेहरे की वो पुताई का हो, वो सब कुछ अपना लेगा, चाहे उसकी उम्र 65 साल ही क्यों ना हो। क्यों मैटर आएगा? क्यों? इसलिए आएगा, वह नीचे का स्लैब ब्लैक, ऊपर अग्नि, दोनों को मिलने से पित्त की वृद्धि, उसके शरीर में अग्नि की वृद्धि होगी, अग्नि बढ़ेगी तो टीसीएम में इनडिफिशियंसी होती है, इंटरनल गर्मी बढ़ जाती है, तो वह जो है इनडिफिशियंसी को इंडिकेट करती है। जब इनडिफिशियंसी होती है तो इस तरह के लक्षण पाए जाते हैं। तो जितने लोग डायबिटिक हैं, अपने आप को सजने में संवरने में, चाहे वो 70 साल के हैं, उस इंसान का आप ड्रेसिंग सेंस देख लीजिएगा ना तो दंग रह जाइएगा। क्या इस इंसान की ड्रेसिंग सेंस है! A to Z मैचिंग कपड़ा पहनेगा। यदि मेल है तो मैचिंग शर्ट, मैचिंग बेल्ट, मैचिंग जो जो पहनना है, मैचिंग घड़ी, वो सब कुछ मैचिंग पहनेगा, जूता चप्पल जितना पहनना है। फीमेल है तो वहां से शुरू, सर से शुरू होगा, पैर के नाखून तक चला जाएगा। नेल पॉलिश से लेके, लिपस्टिक से लेके, बिंदी से लेके, बाकी जितना कपड़ा लाता सब मैचिंग में आ जाएगा, कहीं पे भी फॉल्ट ना हो। किसकी समस्या है ये? स्टमक की समस्या, ये पित्त की समस्या है, ये किडनी की ऊर्जा की घटी हुई कंडीशन है, यह इंडिकेट कर रही है। उसके अंदर रति क्रिया का समापन जा चुका है, इंड हो चुका है। किस लेवल में? फिजिकल लेवल में, मेटाफिजिकल लेवल में वृद्धि हो चुकी है। ट्रीटमेंट क्या होगा? तो ट्रीटमेंट होगा, ज्यादा दिमाग मत लगाइए। यदि आपको जैसलमेरी पत्थर मिल जाता है क्रीम कलर का, तो किचन के स्लैब को क्रीम कलर, पीला कलर में कन्वर्ट कर लीजिए। नहीं कर सकते हैं तो उसके नीचे पीली वस्तु क्या हो सकती है? हल्दी। हल्दी पीला होता है ना, पृथ्वी तत्व से संबंधित होता है। आप अपने चूल्हे के नीचे बिंदास होके 2 4 6 8 10 जो है हल्दी का बड़ा बड़ा टूसा आता है, डाल दीजिए। 100% रिजल्ट नहीं मिलेगा, स्पष्ट बता रहे हैं कि 100% रिजल्ट नहीं मिलने वाला है। कितना परसेंट रिजल्ट मिलेगा? तो आपको 60 70% रिजल्ट आपको मिल जाएगा, 30% रिजल्ट आपको नहीं मिलने वाला है। 30% के लिए उसको आपको बदलना पड़ेगा। यदि साउथ ईस्ट में आपने बाथरूम बना दिया है तो उसको बदलना पड़ेगा। अब फ्लैट है तो क्या करेंगे भैया, एक ही बाथरूम है, 1 BHK का फ्लैट है, वो भी जो है साउथ ईस्ट डायरेक्शन में पड़ा हुआ है, तो क्या करिएगा? बदल तो सकते नहीं है। तो उसका उपाय क्या करेंगे? साउथ ईस्ट डायरेक्शन अकॉर्डिंग टू 5 एलिमेंट थ्योरी में
वायु तत्व और अग्नि तत्व का मिलन का स्थान होता है। जब वायु और अग्नि मिलती है तो किसकी वृद्धि होती है? जब लकड़ी में आग डालेंगे तो आग की वृद्धि होगी। तो जब आग की वृद्धि होगी, एक कॉर्नर का जगह है, साउथ ईस्ट डायरेक्शन कॉर्नर की जगह है, एक तरफ से विंड आ रहा है, एक तरफ से वायु की एंट्री हो रही है, यहाँ पे जो है अंगार बन रहा है, यहाँ पे अग्नि की उत्पत्ति हो रही है। तो जितने भी लोगों के साउथ ईस्ट डायरेक्शन में यदि गलती से आपने बाथरूम बना चुके हैं तो आपके पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है उसको कलर कॉम्बिनेशन में रेड कलर में कन्वर्ट कर लीजिए। सेकंड कंडीशन में वहां पे प्रतिदिन दिया जलाना शुरू कर दीजिए। और तीसरा कंडीशन है तत्व प्रियाई हवन समिधा कटोरी जो है प्रतिदिन शाम होते ही जलाना शुरू कर दीजिए। आपको रिजल्ट जो है 2 से 3 महीने के अंदर मिल जाएगा। हो सकता है कि 1 हफ्ते में मिल जाए, लेकिन 2 से 3 महीने में आपको क्या करेगा, रिजल्ट मिलने का मतलब 100% नहीं मिलेगा, ये भी आसपास पर जान लीजिए। कहाँ तक मिलेगा? तो 60 से 70% मिलेगा। 30% आपके कर्मज दोष हैं, जो पूर्व जन्म के कर्माज है, इस जन्म के कर्माज है, वह कर्मज दोष लगे हुए हैं, इस कारण से वह आपको स्थान मिला हुआ है। यदि वह कर्मज दोष नहीं रहते तो वह आपको स्थान ही नहीं मिलता, नेचर आपको वह स्थान ही नहीं देता, वह परफेक्ट स्थान देता। कर्मज दोष लगे हुए हैं, कहीं कुकर्म किए हैं, सीधा गणित है भैया। किसी का भोजन पे यानी किसी के पेट पे लात मारे हुए हैं, इस जन्म में मारे हैं चाहे पिछला जन्म में मारे हुए हैं। भोजन पे लात मारने का क्या सेंस होगा? कोई बताएगा? पेट पे लात मारना, किसी की भोजन पे कमाई लात को मार। छीनना। यदि आपके घर में नौकर है, उस नौकर को टॉर्चर कर रहे हैं, पूरा दिन काम करा रहे हैं, दोपहर 2 बजे 3 बजे खाना खिला रहे हैं। दूध तो छोड़ दीजिए जी, आपके घर में आपकी बहू है, दिन भर काम करा रहे हैं, खाना टाइम पे नहीं दे रहे हैं। बहुत सारे घरों में मिलेगा। बहू हो, पहले सबको खिला लो, लास्ट में खाओ। वो भी यदि किस्मत से एक आदमी एक्स्ट्रा आ गया और एक ही रोटी बची हुई है तो उसी को खा के सो जाओ, एक्स्ट्रा मत बनाओ। और कोई जितनी फीमेल है कोई कह दे कि गलती से यदि हमारी 2 रोटी की भूख है और रात को 11 बज रहा है, फैमिली मेंबर में कोई एक्स्ट्रा आ गया और 2 रोटी बना के आटा गूंथ के खाई हो, तो कोई कह दे, गुलामी लिखा देंगे उसके घर में। कोई नहीं खाती है, चाहे हमारी माँ हो, चाहे हमारी पत्नी हो, चाहे हमारी बहन हो, चाहे कोई भी हो, नहीं खाता है भैया। पानी पी के कुछ बिस्किट उस्किट खा के सो जाएगी। तो आपने किसके ऊपर अटैक किया? पेट पे तो अटैक किए, स्टमक को ही तो डैमेज किए। दुनिया गई साइड में, किसी का लूटना, किसी का खसोट करना, किसी के पेट पर साइड है। आप अपने घर में तांडव मचाए हुए हैं। तो जो सास अपने बहू को तांडव मचाई होगी भैया, तुमको शुगर हो जाएगा। तो पहले खा लो, उसको खिला दो, भरपेट अपने खाओ, भरपेट उसको खिलाओ। दुनिया को खिलाना है तो खिलाते रहो, बाकी जितना काम करना है करते रहो। अधिकतर घरों में एक खेल होता है कि सास जो है, ये भी कटु सत्य है, सास कभी माँ नहीं बन सकती है और माँ कभी सास नहीं बन सकती है। कटु सत्य है ये। अपने आप को कितना भी जो आप दिखावा के लिए दिखा दीजिए, हम तो बहुत बहू को जो है बेटी से बढ़ के मानते हैं। समझिए एक नंबर का झूठा इंसान है वो। उसका लाज इंटेस्टाइन गड़बड़ हुआ है और उसका जो है कब्ज की शिकायत है, 2 बीमारी है। झूठा है एक नंबर का। हो ही नहीं सकता है भाई, नेचर कभी दिया ही नहीं है। जब कौशल्या सीता मैया की नहीं हुई तो आप कैसे बन सकते हैं भैया? कौशल्या के अंदर ताकत रहता तो माता सीता बन नहीं जाती, राम के औकात नहीं थी कि बन भेज देते। बेटा है ना जी, बेटा कभी माँ की बात को काट सकते थे? अरे भले राजा है लेकिन उसके पहले बेटा है। माता कौशल्या के चलते ही तो गई, चाहती तो रोक सकते कि नहीं रोक सकते थे। बात तो बहुत कड़वी है लेकिन हकीकत यही है। तो घर में कलह करने का कारण कौन बना? ये पेट बना। पेट के कारण कौन बना? ये सास बनी। तो जितनी सास लोग जो बनी हुई है, तांडव मचाई हुई हैं, बहुएं आ चुकी हैं, सुधर जाइए, नहीं तो डायबिटिक होगा तो इसके लफेड़े बड़ी तगड़े पड़ते हैं। जो मीठा मीठा खा रहे हैं आज के डेट में, रसगुल्ला जामुन गुलाब जामुन सब बंद हो जाएगा। साथ में जो बीमारियों की लिस्टिंग आ रही है वो आ ही रही है। डायबिटिक पेशेंट जितने होते हैं उनको नेचुरल डेथ बड़ी मुश्किल से होती है, भी जान लीजिए। ये बेचारे अच्छे से नहीं मरते हैं। 2 सुई इधर घुपता है, 2 सुई इधर घुपाया जाता है। लास्ट टाइम आती है तो अंदर मुंह के थ्रू जो है मोटा वाला पाइप घुस दिया जाता है। कहा जाता है कि डॉक्टर साहब
जो है पेशेंट को वेंटिलेटर पर डालना पड़ेगा। समझिए कितनी तकलीफ हो रही है आपको। तो कौन से दोष डेवलप कर रहे हैं? कर्मज दोष डेवलप किए हुए हैं। कुछ कर्मज दोष जो है अपने पेट के लिए किया हुआ है, चाहे अपने बहू के लिए किए हों, चाहे बेटे के लिए किए हों, चाहे बेटी के लिए किए हों, चाहे नौकर के लिए किए हो। तो सबसे पहले आदत में मन करेगा जिसको सुधारना होगा सुधारिएगा। आपका जीवन है, आपकी लाइफ है, जो मर्जी सो करिए। हमको जो समझ में आया हम स्पष्ट बोल रहे हैं। सास बनी है तो कोशिश करिए बहू को टाइम पे भोजन, टाइम पे, भले श्रृंगार मिले चाहे ना मिले, श्रृंगार मिलेगा भी नहीं लेकिन भोजन टाइम पे मिलेगा तो अगला हेल्दी रहेगा। तो टाइम पे उसका भोजन का ख्याल आप अपने लिए भी रखिए, और जिस तरह से आपको बेचैनी है कि 7 बज गया हमको नाश्ता चाहिए, भूख लग गई है, तो सेम वही बेचैनी आपको अपनी बहू के लिए भी, अपनी बेटी के लिए भी, आपके नौकर के लिए भी वही बेचैनी होगी। तो समझ जाइए कि आप इस डायबिटिक जैसे बीमारी से बच सकते हैं। अन्यथा जो है आज नहीं तो कल आएगी। चाहे आपका नौकर हो, चाहे आपका बहू हो, चाहे आपका बेटा हो, चाहे आपकी बेटी हो, चाहे आपका कोई फैमिली मेंबर हो, रोटी घट गई, चावल घट गया, बेहिचक बना के, यदि मान के चलिए कि बहू ने थक गई है तो आप सपोर्ट करके बना के खिला दीजिए, लेकिन भूखे मत सुलाइए। अब भूखे सुला रहे होंगे जो अपने आप को चेक कर लीजिए। जितने लोगों का यह आदत बन चुका होगा कि हम तो खा लिए, पता ना खाई कि नहीं खाई, छोड़ो ना, उसको मन करेगा तो खाएगी बना के, ये सब डायबिटिक के पेशेंट होंगे। डायबिटिक के साथ जो 103 तरह के रोग हैं उन सब में जो है एंट्री हो चुकी होगी। अब आप सही सही बताइएगा, कोई इस चीज को एक्सेप्ट करेगा? कोई भी नहीं करेगा। कोई कर सर ले तो बता दे। सर मेरे अभी को कहिएगा ना तो अभी सैकड़ों आ जाएंगे। हम अपनी बहू को बहुत मानते हैं, हम नहीं अपने नौकर अभी सर, आएंगे 20 साल के। हकीकत में यदि डायबिटिक है तो भैया तुम्हारा मानसिक स्तर पे नहीं है। मानसिक स्तर पे पहले तुम्हारा काम प्यारा है, पहले तुम प्यारे हो, बाद में तुम्हारा नौकर, तुम्हारा बाकी चीजें हैं। मानसिक स्तर पे तुमको पहले अपना काम प्यारा है, सेकेंडरी जो अदर मैटर है। भले दिखावे के लिए कितना भी कुछ कर लीजिए, नहीं। सर नहीं, जैसे मैं जैसे मेरे घर में आपने आए देखा भी, मैं उसको बोलती भी रहती हूँ कि आप पहले खा लो, मगर वो लोग नहीं खाते, तो इसमें फिर तब भी क्या दोष लगता है क्या? नहीं एकदम लग, दोष लगेगा, नहीं, हम एकदम लगेगा साहब, हम क्या लोग बात कर। अपने खाने से और नहीं डर के, नौकर डर के कारण नहीं खाता है कि नहीं, मालिक है, सर हम नहीं। सर आपने नौकर किसी जो है डर के कारण नहीं खाता है, हकीकत है, हकीकत है सर। नौकर डर के कारण नहीं खाता है। कोई कह दे, किसी नौकर को आराम से बैठाइए और एकदम, जो नौकर की भाषा है ना, आप मालिक से कभी नहीं बोलेगा। आप एक अनजान बन के उससे डिस्कशन करिएगा ना, उससे उसके दर्द को पूछिएगा तो आप एकदम एक्सेप्ट करके बताएगा, डर के मारे नहीं खाता है वो। आपकी जिम्मेदारी है कि जबरदस्ती बेटा खा लो, टाइम हो गया, खाना खा लो, उसके बाद से जो करना है करते रहना, तुम पहले खा लो। सर हर रोज ये बात कही जाती है, फिर भी वो नहीं खाते। डर है भैया, नौकरी चली जाएगी। सर नहीं, डर है, मेरे ऐसा कुछ भी नहीं, आपने तो देख। डर है मैडम, डर है। आपको हमने ये कहा, आप किसी थर्ड पर्सन को बुलाइएगा, वो इंसान उस नौकर से नजदीक है, उससे जो है उससे की मन की बात को पूछिए, वो बता देगा। डर है, हर नौकर अपने मालिक से डरता है, कटु सत्य है। सामने आपके कभी दिखाए या ना दिखाए, उसके आराम से किसी थर्ड पर्सन से पूछवाइए, और उसकी एक एक चीजों को जब आप पूछवाइएगा ना तो एकदम एक्सेप्ट करेगा। उसके अंदर वो फियर है, वो डर है। अब ये कहिए डर कहाँ से आता है? तो डर का कारक बनता है जल तत्व। नहीं जब आप टीसीएम पढ़िएगा तो टीसीएम में डर का कारक, फियर का कारक बनता है जल तत्व। और जल तत्व का संबंध बनता है आपके धन से, आपके दौलत से, आपके फाइनेंस से। कोई नौकर तभी बनता है जब उसको फाइनेंस की जरूरत होती है। चाहे हम नौकर बने, चाहे आप बने, चाहे जो भी बने, केवल पैसा, इसके अलावा अदर कुछ नहीं है। हम आपके साथ 1 घंटा बकबक 2 घंटा कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं? हकीकत यही है कि पैसा, भले दिखावा के लिए कहेंगे कि हम समाज सेवा कर रहे हैं, हम बहुत लोगों को जो है ध्यान रख रहे हैं, झूठ है। हकीकत क्या है? पैसा चाहिए भैया। जोगिंदर सर गलत कहें तो कहिएगा। नहीं पैसा, बिल्कुल ठीक है जी।
जल तत्व, या डर है, हमको भी डर है कि नहीं बढ़िया से पढ़ाएंगे ना तो स्टूडेंट आगे नहीं आएंगे, ये भी हकीकत है। संबंध किसका बन रहा है? वही किचन, वही ब्लैक स्लैब, वही वाइट स्लैब, वही आपके चूल्हा। तो जिन घरों में ब्लैक स्लैब है, नहीं बदल सकते अचानक, इतना आसान नहीं होता है। मुंह से कहना बहुत आसान है कि हम बदल देंगे, लेकिन बदलने जाइएगा तो लाखों रुपए का खर्चा होता है। जब तक यह स्थिति सुधर नहीं जाती है तब तक अपने किचन के उस स्थान पे हल्दी डालना शुरू कर दीजिए। हल्दी का टूसा लीजिए, हल्दी डाल दीजिए। फिर मैटर आएगा कि हल्दी करेंगे क्या, तो उस हल्दी को हर 15 दिन पे बदलना शुरू कर दीजिए। 15 यानी एकम को रखिए या पूर्णिमा को रखिए, अगले अमावस्या को बदल दीजिए, फिर अमावस्या को रखिए, पूर्णिमा को बदल दीजिए। करेंगे क्या, तो इसको मिट्टी में, आपके घर के अंदर यदि गार्डनिंग है तो उस गार्डनिंग में कहीं मिट्टी में डाल दीजिए, वो मिट्टी बन जाएगा। अदर कहीं उसका प्रयोग नहीं करना है। यदि गार्डनिंग नहीं है, गमला लगा है, तो उस गमले में जो है थोड़ा सा उसको क्या करिए, कूट दीजिए, कूट के डाल दीजिए, पाउडर फॉर्म बन जाएगा। उसमें जो है आपके पौधे की ऊर्जा को बरकरार कर देगा, उसकी एनर्जी को हाई कर देगा। हल्दी के अंदर ये गुण होता है। यदि कोई पौधा सूख भी रहा है ना, किसी कारणवश कोई पौधा सूख रहा है, तो हल्दी को जो है पाउडर को थोड़ा सा पानी में घोल के डाल दीजिए, और फिर से जो है उसको मिला दीजिए मिट्टी को, पौधा पनप जाएगा। ये हल्दी के अंदर ये गुण होता है। तो आप चाहें तो 15 दिन एक पक रखिए, एक पक अगले पक में जो है उसको हटा दीजिए, फिर उसी दिन जो है अगला रख दीजिए, अगला जो है चेंज कर दीजिए। तो मिडिल वार्मर के लिए आपकी रेमेडी बनी एस्टमक। और एस्टमक के लिए भोजन जो बनेगा, वह भोजन बनेगा क्या? सलाद। स्टमक के लिए भोजन बनेगा सलाद, स्टमक के लिए भोजन बनेगा रॉ फूड। अब इसका दूसरा साथी जो है वह है स्प्लीन। अब किसी को, यही सेम जगह पे है, मिडिल वार्मर के पार्ट है ये। अब किसी का डायबिटिक हुआ है, और उस डायबिटिक में जब स्टमक की ऊर्जा में वृद्धि हुई होती है तो उस कंडीशन में उसको ताकत की कमी नहीं होती है, हमेशा ध्यान रखिएगा। उसका स्टेमिना हमेशा हाई रहता है। अब दूसरे तरीके के डायबिटिक में क्या हुआ, इस तरीके के डायबिटिक में उसके शरीर में वजन की वृद्धि होगी, शरीर में सुस्ती होगी, भोजन उसका कम हो जाएगा। सिंपल लक्षण, वजन की वृद्धि होगी। आप देखते होंगे किसी को डायबिटिक हुआ, मोटा हो गया, चिकना हो गया, किसी का डायबिटिक हो गया, पतला हो गया, काला हो गया, किसी के डायबिटिक हो गया, मोटा हो गया, पीला हो गया, गोरा हो गया। तो अब यहाँ पे ट्रीटमेंट किसकी करने जा रहे हैं? मोटा हो गया, गोरा हो गया, चिकना हो गया। चिकने का मतलब क्या होगा? जब शरीर में कफ की वृद्धि होती है तो आपके चेहरे पे चमक आती है। कहाँ कहाँ चमक आएगी? गाल चमकेंगे, ललाट चमकेंगे, हाथ पैरों में चमक आएगी, पैरों में चमक आएगी। वो चमक नहीं है, क्या हुआ है? कफ की वृद्धि हुई है। और वो कफ की वृद्धि में क्या हुआ है? कफ का निर्माण कैसे हो रहा है? जल और पृथ्वी से। पृथ्वी घट गई, जल की वृद्धि हो गई, क्या हुआ? शरीर में पानी की वृद्धि हो गई। जब पानी भरता है तो शरीर में मोटापा आया, और साथ में क्या आया? थुलथुलापन आया। थुलथुलापन कहाँ पे आएगा? ये बेचारा गाल चमकने के साथ डाउन, गले के अंदर, गर्दन के अंदर के जो स्किन है ये डाउन, छाती के क्षेत्र जो है वो डाउन, पेट नीचे लटकना शुरू। किसकी समस्या है? तो यह समस्या आपके स्प्लीन की है। और स्प्लीन का संबंध जो बनता है वह आपके घर के वास्तु में साउथ एंड वेस्ट डायरेक्शन बनता है। स्टमक बना साउथ ईस्ट, स्प्लीन बना साउथ और वेस्ट। अब यहाँ पे वह कर्मज दोष था स्टमक वाला, अब यहाँ पे जो समस्या क्रिएट होगी, यह क्रिएट होगी आपकी जेनेटिक। जेनेटिक समझ रहे हैं? जेनेटिक का मतलब ये होगा फादर मदर दादा परदादा किसी को था। अब इसकी पहचान क्या होगी? कैसे पहचान करेंगे कि हमें डायबिटिक होगा या नहीं होगा? तो यदि हमारे कुल में 3 पीढ़ियों से डायबिटिक है, 3 पीढ़ियों से डायबिटिक है, तो हमारे घर के अंदर पितृदोष है अकॉर्डिंग टू एस्ट्रोलॉजी। वास्तु में जाएंगे तो साउथ वेस्ट डायरेक्शन असंतुलित हुआ है।
साउथ वेस्ट डायरेक्शन वास्तु में असंतुलित हुआ है, कुंडली में जाएंगे तो पितृदोष क्रिएट हुआ है, उस कंडीशन में जो है डायबिटिक जैसा रोग आपको होने के चांस बढ़ जाते हैं। लक्षण क्या मिलेगा? 3 पीढ़ियों से, मिनिमम 3 पीढ़ियों से आपके घर में डायबिटिक के रोगी मिलेंगे। चाहे नानी हो सकती हैं, चाहे नाना हो सकते हैं, चाहे दादा हो सकते हैं, चाहे परदादा हो सकते हैं, या उनके पिताजी हो सकते हैं। ये कंडीशन क्रिएट होगी। अगला क्रिएशन क्या क्रिएट होगा? ये तो एस्ट्रोलॉजी ये हो गया। शरीर में थुलथुलापन होगा, शरीर जो है मोटा होगा, और बचपन से जन्म के, जब अन्नप्राशन संस्कार हो जाता है, अन्नप्राशन संस्कार कब होता है? तो 6 महीने में होता है अन्नप्राशन, 6वें महीने अन्नप्राशन संस्कार हो जाता है। तो अन्नप्राशन संस्कार के जस्ट बाद बच्चे के अंदर मीठा खाने की अभिलाषा बढ़ जाएगी, मीठा खाने की अभिलाषा बढ़ जाएगी। अब मैटर आएगा कि किस टाइप का मीठा, मीठे में किस टाइप का मीठा। तो यहाँ पे जो प्यार से बड़ी खिलाते हैं हम ना कि बेटा ये चॉकलेट खा लो, उसकी मीठापन में और आपके चीनी की मीठापन में, दोनों में अंतर होता है। होता है? कभी आपने वाच किया है? आपके जो मिठाइयाँ होती हैं उसके मीठापन में और चॉकलेट के मीठापन में, दोनों में अंतर होता है। तो यदि आपको पितरों से रिलेटेड या जेनेटिक यदि आपको डायबिटिक मिल रहा है, तो चॉकलेट वाला मीठा नहीं, उसको क्या पसंद आएगा? लड्डू, रसगुल्ला, गुलाब जामुन, ये मिठाइयाँ उसकी फेवरेट होंगी। कब से होंगी? 6 महीने के बाद। चॉकलेट वाली नहीं। चॉकलेट का मीठापा अलग होता है, लड्डू का मीठापन अलग होता है। तो लड्डू वाला मीठापन, गुड़ वाला मीठापन, रसगुल्ले वाला मीठापन, गुलाब जामुन वाला मीठापन, जिलेबी वाला मीठापन, यदि उसको आकर्षित कर रहा है तो यह इंडिकेशन वहीं पे आप इंडिकेट कर लीजिए, वहीं पे हम डिसाइड कर लीजिए इसको पितृ दोष है, इसके लाइफ में डायबिटिक आएगी और इसके जीवन में आवश्यकता से ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा। और जिसके जिसके जीवन में ये घटनाएं घट चुकी हैं, घट रही हैं, अपने आप को चेक कर लीजिए। खूब रसगुल्ला देखते ही जीभ में पानी आ रहा है, जिलेबी देखते ही बेचैनी हो जा रही है, लड्डू देखते ही लाओ भैया हनुमान जी को 2 चढ़ा लो, बाकी तो खा लेंगे। तो जीवन में बहुत आपको स्ट्रगल होगा। होगा नहीं, हो चुका ऑलरेडी। यदि आप जिस एज में आप लोग बैठे हैं, अपने आप को चेक कर लीजिए, अपने आप से खुद प्रूफ कर लीजिए कि वो डेयरी मिल्क पसंद है या फिर जो है मोतीचूर का लड्डू पसंद है। दोनों ही पसंद है। वो अपने आप को चेक कर लीजिए, समझ में आ जाएगा। दोनों नहीं पसंद होगा सर, हमेशा ध्यान रखिएगा, दोनों नहीं पसंद होगा, एक ही होगा, एक ही होगा, दोनों नहीं पसंद होगा। नहीं भरोसा है तो सामने आपको ला के रख दिया जाएगा, बिना बताए। इसको चेक करने का तरीका क्या होता है कि बिना बताए किसी के सामने लड्डू रखिए और उसी के ठीक सामने एक चॉकलेट रखिए, और देखिए कि आपकी रुचि, आपका हाथ सबसे पहले किसका, जो आपका फेवरेट होगा उसी की तरफ आपका पहली रुझान, आपका हाथ पहले जाएगा। भले टोक्का टिप्पणी हो जाए तो आप अपने हाथ को इधर उधर जिधर मर्जी करना है कर लीजिए। ट्रीटमेंट क्या होगा? सर पितरों की सबसे पहले आप एस्ट्रोलॉजी में पितृदोष की शांति कराइए। अब पितृदोष की शांति का मतलब क्या हो जाएगा? पितृदोष की शांति का मतलब क्या होगा? एनी पर्सन कोई जवाब देंगे? त्रयोदशी में शिव अभिषेक। पितृदोष का सबसे अच्छा इलाज होता है पिता की सेवा, माता की सेवा। पिता के एक शब्द आपको उनका राम बाण की तरह लागू हो, पितृदोष का शमन स्वतः हो जाए। पिता की बात को इग्नोर करिए,
क्योंकि पिता जिसने पैदा किया है हमें, वह हमसे ज्यादा दुनिया देखा है, हमसे ज्यादा जीवन का अनुभव है। जो दुनिया का स्ट्रगल हम करेंगे वह पिता कर चुका है। और आज हम मॉडर्न जमाने में आए और पिता को कहें कि तुम बेवकूफ इंसान हो, तुमको क्या पता है कि बिजनेस क्या होता है। तो हमसे बड़ा बेवकूफ इस दुनिया में कोई पैदा नहीं हुआ है। और पूरा जीवन हम रगड़ कर रह जाएंगे, कामयाबी नहीं मिलेगी। और कहिएगा तो स्टाम्प पेपर पर लिख के दे देंगे आपको, जिसको चाहिए। अपने पिता का खूब अपमानित करिए, और गारंटी हम दे रहे हैं कि आपकी औकात नहीं है कि पूरे जीवन में कामयाब बन जाइए। पितृदोष के शमन का एक ही इलाज है, पिता की जितनी क्षमता आपकी है सेवा कर लो भैया, पितृदोष का शमन हो गया, खत्म। जबकि एस्ट्रोलॉजी में कहा जाता है कि आप ये पूजा कराइए, वो पूजा कराइए। अब आप खुद बताइए, हम खूब पूजा कराएं, खूब पाठ करें, खूब जप तप करें, और पिता की बात को इग्नोर करें, पिता को ऐसे शब्दों का यूज करें जो पिता की दिल को आहत पहुंचाए, तो पिता के दिल की आवाज से क्या निकलेगा? दुआ निकलेगी, बद्दुआ निकलेगी? हमेशा बद्दुआ निकलेगी। कुछ इसमें महारथी होंगे जिनके अपने पिताजी के साथ 36 के आंकड़े होंगे, बुरा मत मानिएगा। कुछ होंगे जिनके माताजी के साथ 36 के आंकड़े होंगे। और जितने डायबिटिक वाले हैं, बुरा मत मानिएगा, हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं। दिखावे के लिए पिता के बातों को भले माने हैं, लेकिन आप हकीकत में उनकी चीजों को इग्नोर किए। दिखावे के लिए आपने बहुत माना है कि हाँ, हम अपने पिता की चीजों को बहुत एक्सेप्ट करते हैं, बहुत मान सम्मान करते हैं। लेकिन जस्ट आपके पिता ने कहा और साइड होके, भाई उनका काम है कहना, यार अपना काम करो ना। उनको क्या पता है देश दुनिया के बारे में क्या चल रहा है? चेक कर लीजिए, जीवन बहुत स्ट्रगल से भरा हुआ है। दोष कहाँ का है? तो कुंडली में पितृदोष मिलेगा, घर के साउथ एंड वेस्ट डायरेक्शन में खुला हुआ मिलेगा। वहां पे मुख्य दरवाजा हो सकता है, वहां पे हरियाली हो सकती है, वहां पे खिड़की दरवाजे हो सकते हैं, वहां पे पानी हो सकता है, वहां पे शौचालय हो सकता है। तो यह घटना आपके साथ घटित हो सकती है। ट्रीटमेंट करने के लिए क्या उपाय करेंगे? बाथरूम बन गया तो हटा नहीं सकते हैं। यदि बाथरूम बन गया होगा, पानी की टंकी वहां बन गई होगी, सेफ्टी टैंक जो बनाते हैं वहां बन गई हो, तो हटा तो सकते नहीं है। फिर उपाय क्या करेंगे? तो यदि वह पानी की सेफ्टी टंकी यदि दिख रही है, तो उसको पीले रंग से जो है पेंटिंग कर दीजिए, पूरे पीले रंग से पेंटिंग कर दीजिए। दूसरा उपाय क्या करेंगे? वह स्थान को वेटेड बनाना होता है। तो वेटेड बनाने के लिए, यदि आप लोगों ने देवासुर संग्राम के बारे में सुना होगा, पढ़ा होगा, जानते होंगे, देव और असुरों के युद्ध के बारे में जानते होंगे, सुनते होंगे। तो एक असुर थे स्वरभानु, जो कि राहु और केतु के रूप में विराजमान होते हैं। साउथ वेस्ट डायरेक्शन अकॉर्डिंग टू वास्तु में वह स्थान बनता है राहु का, और वहां पे उसका जो सहयोगी है केतु, जो कि साउथ नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में बैठा हुआ है। केतु होता है पतली वस्तु और राहु होता है चौड़ी वस्तु। तो यदि आप इस स्थान पे एक ध्वज का निर्माण कर देते हैं, ध्वज लगाते हैं, तो यह स्थान जो है वेटेड हो जाता है, भारी हो जाता है। उस स्थिति में जो है साउथ वेस्ट डायरेक्शन जो है कुछ हद तक जो है 60-70% आपको पॉजिटिव रिजल्ट दे देगा। कुछ हद तक जो है आप अपने पिता की बातों को मानना शुरू कर देंगे। आप अपने घर में जो है मान सम्मान वाली जो चीजें हैं वो उसको जो है संतुलित करना शुरू कर देंगे। ट्रीटमेंट में आपको दो मिल गया, साउथ ईस्ट डायरेक्शन का मिल गया, नॉर्थ वेस्ट और आपका साउथ वेस्ट डायरेक्शन का ट्रीटमेंट मिल गया। स्टमक का मिल गया, स्प्लीन का मिल गया, लंग्स का मिल गया, लार्ज इंटेस्टाइन का मिल गया। क्योंकि वहां पे भी लंग्स और लार्ज इंटेस्टाइन में आपका बाथरूम आया था, और यहाँ पे भी बाथरूम आ गया। तो लंग्स और लार्ज इंटेस्टाइन का भी आपको ट्रीटमेंट मिल गया। यहां तक हमें उम्मीद है कि किसी को कंफ्यूजन नहीं होगा। ध्वज को साउथ वेस्ट में लगाना है या नॉर्थ ईस्ट में? बारमर में हमारा अंग आता है, वह अंग आता है किडनी, यूरिनरी ब्लैडर, यूट्रस, ओवरी, टेस्टिकल, स्पाइन का लोअर स्पाइन का एरिया, आपके कमर का एरिया, आपके थाई का एरिया, आपके घुटने का एरिया, आपके पैरों के एरिया। अब यदि किसी को यूरिन से रिलेटेड समस्या डेवलप कर रही है, बार बार यूरिन जा रहा है, यूरिन को रोक नहीं पा रहा है, पैरों में सूजन आ रही है, पैरों में दर्द हो रहा है,
कमर में दर्द हो रहा है, सियाटिक पेन हो रहा है, तो उसके किडनी की ऊर्जा और ब्लैडर की ऊर्जा में असंतुलन की स्थिति बनी हुई है। और क्या बनी हुई है? तो किडनी की ऊर्जा घट रही है। अब यदि किसी को वास्तु के साथ यदि कनेक्ट करेंगे हम लोग, तो उसके नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में यदि किसी के किचन बना हुआ है, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में यदि किचन बना हुआ है, तो उस स्थिति में उससे जो डायबिटिक होगा, उस डायबिटिक में जो है लोअर बार्मर की डायबिटिक होगी, वह बार बार यूरिन को जाएगा, सेक्सुअल इंपोटेंसी डेवलप करेगी, इनफर्टिलिटी डेवलप करेगी, बांझापन डेवलप करेगा, अरुचि डेवलप करेगी, पैरों में सूजन डेवलप करेगा, पैरों में जो है स्वेलिंग डेवलप करेगा, पैरों से पस आएंगे, पैरों से पानी का स्राव होगा, पैरों में दर्द होगा, घुटने में दर्द होगा, कमर में दर्द होगा, कमर में सूजन होगी, कमर में ठंडापन लगेगा, हाथ पैरों में ठंडापन लगेगा, या हाथ पैरों में जलन की अनुभूति पाई जाएगी। हाथ और पैर दोनों में होता, तलवे में। इसका कारक बनता है चंद्रमा का असंतुलन होना। वास्तु में नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में या तो बिजली का मेन स्विच आ जाना, पैर का तलवा डैमेज कर देगा। कुछ मत करिए, नॉर्थ वेस्ट में जो है बढ़िया स्विच बोर्ड लगा दीजिए। हम तो बहुत कुछ बढ़िया किए हैं, स्विच बोर्ड लगा दें। पैर का तलवा डैमेज कर देगा, या घुटना डैमेज कर देगा, या तो कमर डैमेज कर देगा। क्यों डैमेज किया? यह क्षेत्र जो आता है नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में, अकॉर्डिंग टू टीशियम में आता है, नॉर्थ और वेस्ट में आकाश तत्व और जल तत्व का संबंध बनता है, लार्ज इंटेस्टाइन और यूरिनरी ब्लैडर का संबंध बनता है। यूरिनरी ब्लैडर का जो मेरिडियन चलता है शर्ट से शुरू होती है और पीछे से होते हुए आपके पैर के स्मॉल फिंगर तक जाती है। तो इस क्षेत्र में या तो दर्द मिलेगा, या तो स्किन से रिलेटेड समस्या मिलेगी, या तो आपके पैर के तलवे से रिलेटेड कोई दिक्कतें पाई जा सकती है। पैर में क्या हो सकता है? या तो आपके पैरों में जो है स्किन डिजीज हो जाए, पैरों में जो है आपको क्रैक आने शुरू हो जाए, पैरों में जो है दर्द होना शुरू हो जाए, या फिर अदर कुछ भी उससे रिलेटेड आपकी समस्या कुछ क्रिएट हो सकती है। ट्रीटमेंट क्या होगा? तो ट्रीटमेंट करने के लिए नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में यदि हमने तो लगा दिया, किचन आ गई, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, बिजली का बोर्ड आ गया, उस स्थिति में हम इस जगह पे आकाश तत्व और जल तत्व की वृद्धि कर देंगे। क्या करना पड़ेगा? तो आकाश तत्व की ऊर्जा जो होती है वह होती है सफेद कलर। यदि घर का यह क्षेत्र यदि आपके किचन बना हुआ है, तो वहां पे सफेद और ब्लू कलर की अधिकता कर दीजिए। सफेद कलर और ब्लू कलर की अधिकता कर दीजिए। इसके अलावा जो है यदि यहाँ पे दरवाजा आपका आ रहा है, तो इस क्षेत्र के दरवाजे को ब्राउन कलर या फिर सफेद कलर में जो है इस कलर को जो है आप पेंटिंग कर दीजिए। इससे जो है आपकी ऊर्जा धीरे 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 संतुलित होनी शुरू हो जाएगी। यदि यहाँ पे फायदा एक और होगा, आकाश तत्व का क्षेत्र है, जल तत्व का क्षेत्र है, तो इन घरों में जो भोजन बनेगा, उन घरों के भोजन में सबसे ज्यादा ग्रेवी वाली सब्जियां बनेंगी, सबसे ज्यादा मसालेदार सब्जियां मिलेंगी। चेक कर लीजिए, जिसका जिसका घर के किचन यदि नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में है, उनके घरों में खूब ग्रेवी वाली सब्जी बनती है। बिना मसाले वाली सब्जी नहीं खा सकते हो। लाल मिर्च का प्रयोग मिलेगा, मसाले में मिलेगा, दालचीनी हो गया, बाकी जितने मसाले हो सकते हैं, वह यदि दो सब्जी बनाए या एक सब्जी बनाए, तो उसमें सबसे पहली प्राथमिकता होगी ग्रेवी वाली सब्जी, मसाले वाले सब्जी, स्पाइसी सब्जी। उपाय क्या करेंगे? एक तो सफेद कलर, दूसरा ब्लू कलर के कॉम्बिनेशन में उसकी ऊर्जा को पूरा बैलेंस कर दीजिए। जब आप यहाँ पे ब्लू और सफेद कलर की ऊर्जा को बढ़ाएंगे, तो आकाश तत्व और जल तत्व की ऊर्जा बढ़ जाएगी। सेकेंड ट्रीटमेंट में क्या करेंगे? इस स्थान पे कभी भी आकाश है, तो आकाश का मतलब हो गया खाली जगह, स्पेस हो गया, तो यहाँ कभी भी कूड़ा कचरा या सामान अपने इस क्षेत्र में बहुत ज्यादा भर के मत रखिए। कम से कम सामान को रखिए, और सामान है तो क्या करेंगे भैया, फेंक तो सकते नहीं है, तो जो भी सामान है उसे कोशिश करिए सिस्टमैटिक सजा के रखिए। कुछ घरों में आप लोग देखेंगे, यदि यहाँ पे अलमीरा बना हुआ है ना, अलमीरा को खोलेंगे पूरा सामान भरा हुआ है,
कपड़े जो है ऐसे भरे पड़े हैं, कोई कपड़े में जो है सिस्टमेटिक न तह लगा हुआ है न फोल्डिंग हुई है, सारा कपड़े जो है ऐसे भरे पड़े हुए हैं। तो इस स्थिति में कभी भी आप कोशिश करिए कपड़े को हमेशा, यदि अलमीरा है यहाँ पे या फिर यदि अदर कोई भी सामान है तो उसे सिस्टमेटिक तरीके से सही हाल करके संभाल करके, कचरे की तरह ऐसे फेंक मत दीजिए या एरिया को भर मत दीजिए। अब जनरली आप बताइए, कोई कपड़े है, 10 कपड़ा आपने धोया, उस कपड़े को यदि आप फोल्डिंग करके रखते हैं तो आपका स्पेस क्या हो गया, कम होगा। और यदि आप इकट्ठा करके फेंकेंगे तो स्पेस क्या लेगा, ज्यादा जगह लेगा। तो पश्चिम दिशा और आपके जो है उत्तर दिशा, इन दोनों दिशाओं को कोशिश करिए हमेशा साफ सुथरा और ज्यादा से ज्यादा जगह से भरा हुआ स्थान आप बना के रखिए। प्लस आपके अंदर चंद्रमा की ऊर्जा का असंतुलन हुआ है। चंद्रमा जो होता है वह मन का कारक होता है। तो इस स्थिति में आपको अक्सर मानसिक बेचैनी होगी, मन में चंचलता होगी। तो क्या करिएगा, घर के वास्तु में ट्रीटमेंट करेंगे। दूसरा, चंद्रमा को ट्रीट करने के लिए एक्यूप्रेशर में अभी 2 मिनट में आपको उसका भी ट्रीटमेंट दे देंगे, चंद्रमा का भी, राहु का भी, शुक्र का भी, ताकि आप आसानी से समझ के उसका ट्रीटमेंट कर सकें। चंद्रमा की ऊर्जा का सबसे सटीक ट्रीटमेंट होता है, चंद्रमा होता है माँ का कारक, चंद्रमा जो होता है फीमेल तत्व से संबंधित है। उस कंडीशन में क्या करेंगे, माता श्री की खूब सेवा करेंगे। यदि पत्नी है तो पत्नी की ऊंची आवाज में बात करेंगे तो भाई साहब आपकी बैंड बजने वाली है। जल तत्व है, आकाश तत्व है, तो जिसको जिसको अपने पत्नी से, अपने माता से 36 के आंकड़े बने हुए हैं, चेक कर लीजिए, आपके पास धन की रुकावट पैदा हो गई होगी। आपके धन में जो है, आपके काम, आपके बिजनेस में, आपके व्यापार में, सब जगह ब्रेक आने शुरू हो गए होंगे। ट्रीटमेंट क्या है, माता जी की सेवा और पत्नी की बातों को इग्नोर मत करिए, पत्नी की बातों को सुन लिया करिए। अभी दुनिया कहेगी कि पत्नी का गुलाम है, ये भी कटु सत्य है। अब यहाँ पे देखिए कितना तगड़ा खेल होता है घरों के अंदर। माँ कहती है बीवी का गुलाम है, बीवी कहती है कि माँ का गुलाम है। सही है कि गलत है? माँ कहती है कि बीवी का गुलाम है, बीवी कहती है कि माँ का गुलाम है। और दोनों है चंद्रमा का कारक, ये दोनों मिलकर जो है आपकी बैंड बजा रहे हैं। धंधे में, व्यापार में, पैसे में, हर जगह इनकी ऊर्जा जो है आपकी एकदम तबाही मचाई हुई है। तो यदि आप मेल हैं तो आप कुल मिला जुला के भगवान श्री कृष्ण का जो दोहरा चरित्र था दुर्योधन के सामने कि हम तुम आपको जो है सेना दे देंगे, और अर्जुन के सामने कि अर्जुन हम तुम्हारे सामने खड़े हुए हैं, तो दोनों को क्या किए, एक को सेना दे दी है, एक को जो है स्वयं खड़े हो गए, दोनों के लिए क्या बन गए, प्रियतम बन गए। खेल समझ में आ रहा है? तो जहां पे माँ की जरूरत है वहां पे माँ की सेवा, जहां पत्नी की जरूरत है वहां की पत्नी की सेवा, जहां पे दोनों की बातों को इग्नोर करना है तो वहां के दोनों को बातों को सुन के, वो आपकी क्वालिटी है कि इसको डिस्ट्रॉयड कैसे करना है, ये आपको सीखना पड़ेगा। दोनों की तरफ, जहां एक तरफ बहिएगा तो एक से बद्दुआ लीजिएगा, दूसरी तरफ बहिएगा तो दूसरी की बद्दुआ लीजिएगा, और सीधा परोक्ष या अपरोक्ष रूप से यही शब्द निकलता है। माँ कहती है कि बीबी का गुलाम बन गया, बीबी कहती है कि माँ का गुलाम है, अभी तक अपने माँ के पल्लू में घुसा हुआ है। कटु सत्य है ये, लोगों की जुबानों पे जब जाइए ना एक आम आदमी बन के, तब आपको उनकी जुबान सुनने को मिलेगी, ऐसे नहीं मिलेगी। ऐसे तो लगेगा कि हम उनसे बड़ा धर्मात्मा कोई है ही नहीं। तो उस कंडीशन में चंद्रमा को संतुलित करने के लिए आपकी क्वालिटी है कि कैसे संतुलित करेंगे। ये तो हो गया पुरुष का ट्रीटमेंट। अब महिला क्या करेगी, क्योंकि महिला के लिए भी ये फीमेल ही है, तो महिला भी, जो भी उनकी माँ, उनकी ननद, देखिएगा यदि किसी फीमेल का सबसे ज्यादा तगड़ा जो है ना ऊर्जा असंतुलित होता है, वह असंतुलित होता है यदि मायके में है तो ननद के साथ और भौजाई के साथ, भाभी के साथ। तो इस रिश्ते को आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कैसे संभाल के रखना है। सास को भी संभाल के रखना है, ननद को भी संभाल के रखना है, और अपने आप को भी संभाल के रखना है। तो जब ये तीनों असंतुलित हो गए, सास भी गड़बड़, ननद भी गड़बड़ और भाभी भी गड़बड़,
तभी आपके घर की चंद्रमा की ऊर्जा असंतुलन की स्थिति में बनेगी। तो सटीक ट्रीटमेंट क्या है? सेम वही भगवान श्री कृष्ण वाला, जिसको जरूरत है सेना दे दीजिए, अपने एक साथ खड़े हो जाइए, दोनों जो है खुश हो गए। खेल समझ में आ रहा है? कोई करेगा नहीं? अभी बड़ी अच्छा लग रहा है सुनने में। कल से हम गारंटी दे रहे हैं कि कोई एक्सेप्ट नहीं करने वाला है, कोई सुनने वाला नहीं। तो भैया आपकी लाइफ है, मन करे तो सुनिए, चाहे मत सुनिए। आप मन करे तो बदलिए, चाहे मत बदलिए। आपकी लाइफ है, आपका जीवन है, जैसे मर्जी वैसे। मन करे तो पिता को थप्पड़ मारिए, मन करे तो पिता के कदम के जो है पानी से धो के पीजिए। वो आपकी लाइफ है, आप जाने क्या करने वाले हैं। जो उसके सिम्टम्स बनते हैं, जो उसके लक्षण बनते हैं, उसके अकॉर्डिंग जो है हमने आपको उस पीडीएफ में कोशिश की है ट्रीटमेंट देने की लिए। और कोशिश किए हैं कि हर जगह से आपको जो है इंडिकेट करें। क्लास तो पूरी नहीं हुई 2 घंटे में, कल 1 घंटा और मेहनत किया जाएगा।